हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रैक्टिस सेट और ये हम करेंगे जो CGL 2022 अभी हुआ है टीयर 1, उसी से ही हमने हर शिफ्ट से क्वेश्चंस उठाए हैं। सो बेसिकली 40 शिफ्ट्स हुई थी, तो एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के। तो 25 इंटू 40 इट विल बी इक्वल्स टू 1000। तो मतलब 1000 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और उसका आज फर्स्ट डे है। हमने आज का पेपर उठाया 1 दिसंबर की शिफ्ट फर्स्ट का। सारे जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे और सोल्व करेंगे। जो लोग टीयर 2 देने वाले हैं, जिनको बेसिकली विश्वास है कि उनका टीयर 2 क्वालिफाई हो जाएगा, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश के इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इससे एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। दूसरी बात, ये लोग पहले के ही क्वेश्चंस उठा के डालते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट वही रखेंगे, बस सेंटेंस चेंज कर देंगे। तो ऐसा कुछ होता है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। दूसरी बात, जो लोग 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहद हेल्पफुल है। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वो लोग डालते हैं, बहुत बारी देखा गया है, तो सभी बहुत ध्यान से इनको प्रैक्टिस करना। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी उसको ध्यान से समझना, ताकि आगे अगर उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप वो गलत ना करो। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है PQRS वाला, यानी कि जो अरेंजमेंट आता है सेंटेंसेस का, उसको करते हैं। अब इसमें पहला सेंटेंस है व्हेन दिस एक्स्ट्रा वेपर कंडेंसेस इनटू प्रेसिपिटेशन। इसको और ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दे आर सेइंग व्हेन दिस एक्स्ट्रा वेपर, यानी कि ये अगर दिस आ गया है तो मतलब इस वाटर वेपर की पहले बात हो चुकी है, तो इसलिए ए से तो शुरू नहीं होगा। तीसरा जो ऑप्शन है वह एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। ना सेकेंड जो सेंटेंस है वो है द एटमोसफेयर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर फॉर एवरी एडिशनल 1% फ़ारेनहाइट ऑफ वार्मिंग। मोर वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम सोयल, plants, lakes and seas at the atmosphere warms. One of the most obvious indications of climate change is heavier rainfall. अब देखिए, डी से हम शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि हैवियर रेनफॉल की बात करी गई है और उसके बाद बेसिकली बताया गया है कि पहले इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंस होता है, उसको होल्ड करते हैं क्लाउड्स, और फिर उसके बाद वो हैवियर रेनफॉल को कोज करता है। ठीक है, तो पहला डी से शुरू हो जाएगा। अब वैसे तो देखो डी से एक ही शुरू है, तो हम इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि ठीक है भाई, हमारा आंसर ये है सेकंड वाला DCBA। लेकिन हम फिर भी इसको देखते हैं। पहले इन्होंने बताया कि ऑब्वियस इंडिकेशन क्या होता है, हैवियर रेनफॉल। ठीक है, फिर उन्होंने बताया ज़्यादा वाटर इवेपोरेट होता है सोयल से, प्लांट से, लेक से, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर की जो वार्मिंग है वो बढ़ती है। जितना जितना एटमॉस्फेयर गर्म होगा उतना ज़्यादा वाटर इवेपोरेट होगा। फिर उन्होंने बताया जो एटमॉस्फेयर है वो कितने प्रतिशत वाटर होल्ड कर सकता है, और जितना ये वाटर फिर होल्ड करा है इसके बारे में बताया गया है कि जब ये एक्स्ट्रा वाटर कंडेंस होकर प्रेसिपिटेशन को की फॉर्म में चेंज होता है तब ये हैवियर रेन को कोज करता है। तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा, इसका आंसर है DCBA। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। इस सेंटेंस का हमें इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है बेसिकली। दैट इज शी सेड आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ। अब ये पास्ट में है तो हमें जो सेंटेंस है उसको भी पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई का शी हो जाएगा, एम का वोज हो जाएगा बिकॉज शी सिंगुलर है, और आई एम इन नो मूड टू वर्क नव का हो जाएगा देन। तो ये बनेगा शी सेड दैट शी वॉज इन नो मूड टू वर्क देन। अब कौन सा ऑप्शन है? शी वॉज इन ओके, शी हैज़ बीन वॉज इन नो मूड टू वर्क देन। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, शी सेड दैट शी वॉज इन नो मूड टू वर्क देन। ठीक है, देन हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। दैट इज मनु विल टेल हर लेटर। इसका हमें करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना है। तो मनु विल टेल हर लेटर मतलब शी, हर के लिए शी आएगा क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है इस बारी। शी आएगा, शी विल है तो विल बी आएगा, शी विल बी, टेल का थर्ड फॉर्म आ जाएगी टोल्ड, शी विल बी टोल्ड बाय मनु लेटर। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो है नहीं, तो हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। शी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु, यस ऑफ कोर्स थर्ड इसका आंसर है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि उसका सही आंसर क्या है या फिर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस बार हमें एक्टिव फॉर्म बताना है। सेंटेंस इज हैज़ द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम, तो देम है तो हैव आएगा। हैव दे ऑक्यूपाइड द विला, ये बनना चाहिए। हैव दे ऑक्यूपाइड द विला, सो थर्ड इसका अगेन आंसर सही होगा। हैज़ की जगह हैज़ या फिर हैव ही आना था, और दे है तो हैव आएगा। डू डिड का मतलब पैदा नहीं होता, हेड नहीं आएगा, तो इसीलिए थर्ड आपका आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें क्या करना है आपको, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर एज योर आंसर। ठीक है। द erroneous information spread rapidly across the nation and created a stir। बेसिकली जो एरेनियस है उसका ही आपको देखना है कि उसका सही स्पेलिंग है या फिर गलत। तो इरानियस की स्पेलिंग ही होती है ERRONEOUS। सो बेसिकली जो स्पेलिंग दी है सेंटेंस में वो सही है, इसीलिए हम नो एरर मार्क करेंगे। फर्स्ट भी स्पेलिंग गलत है, थर्ड भी और फोर्थ भी, तो इसीलिए इसका आंसर है नो एरर। एरेनियस का मतलब होता है कोई चीज़ रॉन्ग है उसको हम एरेनियस बोलते हैं, यानी कि जिसमें एरर हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है एंटोनिम ऑफ द वर्ड सिंक फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। अब देखो सिंक एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप सबको पता है, डूबना सिंक होता है, और इसका अपोजिट होना चाहिए फ्लोट। तो बेसिकली अगर हम सिर्फ ऑप्शंस भी देखें और इस सेंटेंस को ना पढ़े तब भी हमें आंसर का पता चल जाएगा, बिकॉज ऑप्शंस में है फ्लोट्स, क्रिएट, पैरेड, स्ट्रोलिंग। क्रिएट का मतलब कुछ प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना, ठीक है, बनाना। पैरेड सबको पता है। स्ट्रोलिंग का मतलब होता है बहुत ही लेजीली, बहुत ही रिलैक्स्ड वे में मूव करना, वॉक करना। स्ट्रोल का मतलब वो होता है। तो सिंक का अपोजिट बताना है हमें, फ्लोट होगा अगर हम सेंटेंस नहीं भी पढ़े। और अगर सेंटेंस भी पढ़ना है, ग्रुप्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट क्रिसमस पैरेड थीम्स विच आर देन कैरिड आउट इन फ्लोट्स, म्यूजिकल ग्रुप्स एंड स्ट्रोलिंग फिगर्स। सो इससे भी इसका आंसर फ्लोट्स ही होगा, यानी कि पहला हमारा आंसर है। अब आ जाते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे, जो कि है हमें फिल इन द ब्लैंक है ये क्वेश्चन, तो देख लेते हैं। द एंगल्स आर इक्वल, कॉन्सिक्वेंटली द साइड्स आर, क्या होगी? अगर एंगल्स इक्वल होंगे तो बेसिकली साइड्स भी इक्वल होंगी, ये इसका आंसर होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मीनिंग बताना है ईडियम का, लाइक अ केक वॉक। केक वॉक का वैसे भी मतलब होता है कि बहुत ही ईजी टास्क है कुछ, उसको हम केक वॉक बोलते हैं। ठीक है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में, स्मूथ सरफेस नहीं, प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं, इजी टास्क, यस, थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर, एक्टिव नहीं। ठीक है। तो केक वॉक का मतलब ही होता है कुछ बहुत ज़्यादा इजी है टास्क, उसको हम केक वॉक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्सटीट्यूशन है, मतलब ये अगर एरर है इसमें तो हमें सब्सटीट्यूट करना है बेटर ऑप्शन से। आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल आई प्लान टू परसुइंग लो। सबसे पहले जब प्लान आता है, प्लान की दो फॉर्म आती है, प्लान टू और प्लान ओन। जब हम प्लान टू करते हैं तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, जो भी रूल बताऊं या फिर कॉन्सेप्ट आप जो भी उसको बोलते हो, प्लीज़ उसको याद रखिए या फिर उसको लिख लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको पता रहे। तो प्लान टू के साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्लान ऑन के साथ हम यूज़ करते हैं ING फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इफ़ आई एम सेइंग आई एम प्लानिंग ऑन डूइंग दिस वर्क, यानी कि मैं ये वर्क करने के प्लान कर रही हूँ, तो प्लानिंग ऑन, तो उसके बाद हम डू नहीं कर सकते, डूइंग ही आएगा। ING फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है जब प्लान ऑन के साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब को। और अगर प्लान टू है तो फिर फर्स्ट ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आना चाहिए, प्लान टू परस्यू आना चाहिए। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। प्लान इन होगा नहीं, प्लान टू परस्यूइंग अगेन नहीं होगा, तो सेकंड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कंफ्यूजन का सिनोनिम बताना है। इंट्रेपिडिटी, देखिए ट्रेपिडेशन होता है फियर, एंग्जाइटी, ठीक है, तो इंट्रेपिडिटी बेसिकली उसका ये अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा फियरलेसनेस। इंट्रेपिडिटी का मतलब होता है फियरलेसनेस। स्टैग्नेशन का मतलब होता है स्टक, मतलब कोई चीज़ मूव नहीं कर रही है, फ्लो नहीं कर रही है, वो स्टैग्नेशन पोजीशन होती है। ठीक है। परयूजल का मतलब होता है अपने काम के एग्जामिन करना किसी चीज़ को बेसिकली, ठीक है, वो परयूजल होता है। और कमोशन होता है कंफ्यूजिंग स्टेट, यानी कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन का जो सिनोनिम होगा वो होगा कमोशन। आई होप अभी तक सब क्लियर है आपको।
और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। जो अंडरलाइन करा गया है उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है उसको सब्सटीट्यूट करने के लिए। सेंटेंस इज आवर गेस्ट्स अराइव्ड, दे आर सिटिंग इन द गार्डन। मतलब हमारे गेस्ट आए थे, वो अभी बैठे हुए हैं गार्डन में। आए थे का क्या मतलब आ गए हैं आना चाहिए, और आ गए हैं मतलब हैव अराइव्ड। ठीक है, शेल अराइव नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी गार्डन में है, तो शेल अराइव का मतलब पैदा नहीं होता। आर अराइविंग भी नहीं होगा, अगर आर अराइविंग यानी कि अगर आ रहे हैं तो कैसे गार्डन में बैठे हैं। माइट अराइव भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा हैव अराइव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, हमें एरर बताना है। एरर किस पार्ट में है इस सेंटेंस के। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज़ एडवाइज टू टेक कवर अबोव अ टेबल टू सेव योर लाइफ। सबसे पहले तो ये बताओ, आप जब कोई अर्थक्वेक आता है तो आप अबोव बैठते हो टेबल के या नीचे? तो इसमें अबोव नहीं, इसमें अंडरनीथ या फिर अंडर अ टेबल होना चाहिए था। तो जो एरर है वो फर्स्ट ही पार्ट में है, कवर अबोव अ टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनरी। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ऑप्शंस आर फाइनरी, हाइस्ट, क्रिंज, डिफर। फाइनरी स्पेलिंग भी सही है, और फाइनरी का मैं आपको मतलब बता दूं, बहुत ही जब एक्सपेंसिव कोई डेकोरेशन हो उसको फाइनरी बोलते हैं। हाइस्ट, हाइस्ट की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। हाइस्ट की स्पेलिंग होती है HEIST, और हाइस्ट का मतलब होता है रोबरी। ठीक है, चोरी वोरी से ये रिलेटेड होता है। आपने मनी हाइस्ट भी देखा होगा। तो बेसिकली आंसर तो इसका यही है, क्योंकि हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ही ढूंढना था। लेकिन मैं आपको इनके मतलब भी बताती चल रही हूँ, इनके मीनिंग्स बताती चल रही हूँ कि अगर फ्यूचर में एग्जाम में आए तो आपको पता रहे। क्रिंज का मतलब होता है, क्रिंज वैसे बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है, टिकटॉक के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है, आप सबको पता भी होगा। तो क्रिंज का मतलब होता है जो बेहद एम्बैरसिंग हो, जो एम्बैरसमेंट लेके आए उसको क्रिंज बोलते हैं। ठीक है, डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, तो ये याद रखिएगा। बाकी इसका आंसर है सेकंड, हाइस्ट। ठीक है, हाइस्ट की स्पेलिंग होती है HEIST, तो यही इनकरेक्टली स्पेल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मीनिंग बताना है गिवन इडियम का। ऑल आइज, आपको ऑल ईयर्स का पता होगा। जब बोलते हैं आई एम ऑल ईयर्स, यानी कि मैं ध्यान से सुन रहा हूँ या फिर रही हूँ। ऑल आइज का भी वही मतलब होता है कि मैं ध्यान से वॉच कर रहा हूँ उस चीज़ को। ठीक है, तो वॉचिंग विद एंगर नहीं, वॉचिंग ईगरली। यस, दिस इज आवर आंसर। वॉचिंग विद नो इंटरेस्ट, नॉट वॉचिंग एट ऑल, ये कोई आंसर नहीं है। वॉचिंग ईगरली इसका आंसर है ऑल आइज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ फिल इन द ब्लैंक। सो राम वॉज प्रेज्ड फॉर हिज डैश लीडरशिप। राम को प्रेज करा गया था किसके लिए, उसकी कैसी लीडरशिप के लिए, वो आपको भरना है। इमेजिनरी, विजनरी, मैजिकल या फिर ब्रॉड। अब देखिए, इमेजिनरी तो हो नहीं सकता क्योंकि काल्पनिक लीडरशिप कैसी होती है, वो तो कल्पना में ही होगी, तो उसके लिए प्रेज कैसा करना। ब्रॉड एक तरीके से नहीं होगा, ब्रॉड लीडरशिप नहीं, ये यूज ही नहीं होगा, ये थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाता है। अब बच्चा मैजिकल और विजनरी। देखिए, बोलने में हम यूज़ कर लेते हैं मैजिकल, ही हैज़ मैजिकल लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड ऑल, बट वैसे लीडरशिप जो क्वालिटी होती है वो विजनरी होनी चाहिए, यानी कि उनका एक विजन होना चाहिए, उन इंसाइटफुल होनी चाहिए वो। तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए विजनरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। He was looking into his book for the last 2 hours but couldn't find it. So looking down, okay. So इसमें जो एरिया होना है अंडरलाइन वो है लुकिंग इनटू हिज बुक। इसके लिए आपको सब्स्टिट्यूट ढूंढना है ऑप्शंस में से। लुकिंग डाउन ऑन हिज बुक, लुकिंग अबोव हिज बुक, लुकिंग फॉर हिज बुक, लुकिंग आफ्टर हिज बुक। अब अपनी बुक ही ढूंढ रहा होगा ना, इसका मतलब ही वॉज लुकिंग फॉर हिज बुक। थर्ड आपका आंसर है। ठीक है, लुकिंग फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की सर्च में रहना, उसको ढूंढना। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड सेगमेंट फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। पिंटू हैज़ बीन एडवाइज टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। अब रिड्यूस का बेसिकली एक तरीके से यहाँ पे सिनोनिम ढूंढना है कि कम करने को और क्या बोला जाता है। ऑप्शंस आर कट डाउन, लेस डाउन, लोअर डाउन, अप डाउन। कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस कर देना, कम कर देना, तो यही इसका आंसर होगा। पिंटू हैज़ बीन एडवाइज टू कट डाउन स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। कट डाउन का मतलब ही रिड्यूस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब होता है जो अगेंस्ट खड़ा हो जाए, जो रिबेल करे, यानी कि जो सरकार है या फिर जो पावर में है उसके खिलाफ जो एक्शन ले उसको रिबेलियन बोलते हैं। ऑप्शंस आर अपराइजिंग, लॉयल्टी, सेडिशन, अलॉटमेंट। सबसे पहले आपको इन चारों का आंसर पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाओगे। अपराइजिंग का मतलब होता है अगेन रिबेल करना, यानी कि अगेंस्ट खड़े हो जाना। इसका मतलब बेसिकली रिबेलियन ही होता है। तो अपराइजिंग और रिबेलियन दोनों सिनोनिम है। लॉयल्टी आपको पता है, जो वफादारी होती है, जो ऑनेस्टी होती है किसी के प्रति, वो लॉयल्टी होती है। सेडिशन का मतलब होता है प्रोवोकेशन, मतलब इंसाइट करना, प्रोवोक करना, भड़काना किसी को, ठीक है। अलॉटमेंट का मतलब होता है अलोकेशन, यानी कि बोलते नहीं है कि सेंटर अलॉट हो गए, मतलब मिलना, किसी चीज़ का अलॉट कर देना, ठीक है। अब रिबेलियन का हमें एंटोनिम देखना था। अपराइजिंग उसका सिनोनिम हो गया, सेडिशन अलॉटमेंट से उसका कोई मतलब है नहीं, तो इसका आंसर होगा लॉयल्टी, ठीक है, इसका एंटोनिम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें भी एंटोनिम ही बताना है आपको। हॉस्पिटैलिटी का, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आप कैसे वेलकम करते हो अपने गेस्ट का, कैसे उनको एंटरटेन करते हो और कैसे उनके साथ बिहेव करते हो, उनको ट्रीट कैसे करते हो, दैट इज हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। ऑप्शंस आर कंप्लेंट, कोर्डियलिटी, कोल्डनेस या फिर रेथफुल। रेथफुल का तो मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, जो उसको रेथफुल बोलते हैं। कंप्लेंट शिकायत सबको पता है। कोल्डनेस होता है बेहद ही कोल्ड बिहेवियर किसी के साथ, बहुत बेहद ही रूड, ठीक है। और कोर्डियलिटी का मतलब होता है बहुत ही कोर्डियल होना, बहुत ही फ्रेंडली होना। अब हॉस्पिटैलिटी मतलब वही अच्छे तरीके से किसी को ट्रीट करना, जो भी आपके घर में आ रहा है, जो भी आपकी कंट्री में आ रहा है, दैट इज़ हॉस्पिटैलिटी। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? कोल्डनेस। कंप्लेंट से तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोर्डियलिटी इसका सिनोनिम हो जाएगा एक तरीके से, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा कोल्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? किसी काम को किस तरीके से करा जा रहा है, किस मैनर से करा जा रहा है, दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। तो देखते हैं किस सेंटेंस में सही से यूज हुई है। फर्स्ट इज ही डन हिज वर्क रेगुलरली। फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर सही से यूज करा गया है, बट ये सेंटेंस सही नहीं है। ही हैज डन आना था, ठीक है, ही हैज़ डन भी नहीं आना था, बल्कि ही डज हिज वर्क रेगुलरली आएगा, क्योंकि रेगुलरली एक वर्ब हो गई जो उसकी हैबिट को बताता है, ठीक है। तो ही डज हिज वर्क रेगुलरली आना था, ना कि डन, तो ये तो गलत ही है। ही हैज़ जस्ट डन हिज वर्क, इसमें तो एडवर्ब ऑफ मैनर है ही नहीं। ही डज हिज वर्क केयरफुली, ये सही है, तो इसका आंसर यही होना चाहिए। वैसे मैं फोर्थ भी पढ़ लेती हूँ, ही हैज़ डन हिज वर्क ऑन माई टेबल। नो, हमें एडवर्ब ऑफ मैनर बताना है कि कैसे वो काम को कराए, तो इस थर्ड में बताया जा रहा है केयरफुली करता है, तो यही इसका सही आंसर हो गया। अब आ जाते हैं लास्ट के 5 क्वेश्चंस पे, जो कि कॉम्प्रीहेंशन पे बेस्ड हैं। तो पढ़ते हैं अपना जो पैसेज हमें दिया गया है उसको। डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रॉमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो प्राइम क्या हो सकता है? इम्पैक्ट, माइट, फैक्टर्स या फिर फोर्स। देखिए इम्पैक्ट और माइट तो यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकते, क्योंकि इम्पैक्ट तो किसी चीज़ पे अपना प्रभाव बताता है और माइट भी नहीं हो सकता। तो डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम ईदर फैक्टर्स या फिर फोर्स, ठीक है। अब डिजिटल इंडिया है, ये सिंगुलर है, तो इसके लिए सिंगुलर ही वर्ड यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम, फैक्टर्स नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे फैक्टर होता तो वो सही होता, लेकिन फैक्टर्स नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आएगा फोर्स। Digital India can be the prime force behind making a reality of the government's promise of minimum government, maximum governance. Such a transformation requires technology to be firmly into government, something that the Digital India project lists as one of its foremost objectives, embedding technology into government. अब देखना यहाँ पे सेकंड हमें फिल करना है। ऑप्शंस आर इंसर्टेड, एम्बेडेड, प्लांटेड, स्टक। अगर आप थोड़ा इंसर्टेड, प्लांटेड, स्टक तो आएगा ही नहीं, इंसर्टेड, एम्बेडेड और प्लांटेड में आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसका आंसर आपको मिल जाएगा आगे से। यहाँ पे लिखा है एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट, तो मतलब एम्बेड वर्ड यूज़ करा गया है आगे भी, तो एम्बेड हम पहले भी यूज़ करेंगे, और लॉजिकली भी एम्बेड ही सही रहता है, एम्बेड ही लॉजिकल है यहाँ पे यूज़ करना, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, यानी कि 23rd क्वेश्चन पे, जो कि कह रहा है ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ सिटीजन्स स्पेशली दोज एट द बोट, नहीं ये तो फोर्थ है, तो थर्ड हम नीचे वाले पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं। एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट विल डू 3 थिंग्स, यानी कि गवर्नमेंट के किस चीज़ में हम एम्बेड करें, ऑफिसेज में, डिटेल्स में, प्रोसेसेस में, हायरार्कीज में। देखिए हायरार्कीज होता है यानी छोटे से बड़ी जो पोस्ट हम वो करते हैं वो हायरार्की होती है। प्रोसेस डिटेल्स में हम नहीं कर सकते, ये गलत है। ऑफिसेज और प्रोसेसेस में बेसिकली आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो टेक्नोलॉजी को एम्बेड कर रहे हैं, कहाँ एम्बेड करोगे, ऑफिसेज में तो नहीं करोगे ना, प्रोसेस में करोगे, बिकॉज अगर सारे प्रोसेस टेक्नोलॉजिकल वे से होंगे, डिजिटल वे से होंगे, तभी वो फास्ट प्रोसेस होगा, ठीक है, फास्टली गवर्नमेंट काम कर पाएगी। तो हम टेक्नोलॉजी को एम्बेड कर रहे हैं इन द प्रोसेसेस ऑफ गवर्नमेंट, ना कि ऑफिसेस, डिटेल्स या फिर हायरार्कीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरी तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब है गाइस, सो प्लीज़ बेयर विद दैट। Fourth is, okay, we'll do 3 things. Transform the government and make it more transparent and efficient. Transform the lives of citizens, especially those at the bottom of the what pyramid. मिथिकल, प्रोवर्बियल, हाइपोथेटिकल या फिर क्लासिफाइड। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा प्रोवर्बियल और हाइपोथेटिकल में। देखिए मिथिकल और क्लासिफाइड तो होगा ही नहीं, लेकिन कंफ्यूजन आएगा प्रोवर्बियल या फिर हाइपोथेटिकल, इनमें से कौन सा यूज़ करें फोर्थ ऑप्शन में। मैं बताती हूँ कैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे। हाइपोथेटिकल अगर हम लेते हैं, हाइपोथेटिकल वो चीज़ होती है जो एग्जिस्टेंस ना हो, जिसकी जो सिर्फ इमेजिनेशन में है चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये जो पिरामिड बनाया जाता है, जिस तरीके से हम स्ट्रक्चर देखते हैं पूरी पॉपुलेशन की या फिर किसी भी चीज़ की, वो हाइपोथेटिकल नहीं होती, दैट इज़ द एग्जैक्ट सिचुएशन। उसको बस हम अगर एक पिरामिड फॉर्म में या फिर एक हायरार्कियल फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करें तो वो एक तरीके से अच्छे से समझ में आती है, इसीलिए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाइपोथेटिकल है, यानी कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, बस हमने उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए उसको एक पिरामिड फॉर्म दे दी, तो वो इसीलिए हम यहाँ पे हाइपोथेटिकल यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज दैट एग्जिस्ट। जब ये बात कर रहे हैं सिटीजन्स की कि जो बॉटम पे है उस पिरामिड के, तो ऐसा नहीं है कि वो बॉटम पे है दैट इज़ हाइपोथेटिकल। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, वो होंगे सच में बॉटम पे, बस उनको इजीली समझने के लिए हमने एक पिरामिड की शेप दे दी। एक कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने एक पिरामिड बनाया, उसमें देखा भाई इतने लाख सिटीजन्स यहाँ बॉटम लाइन पे है, इससे ऊपर इतने हैं, ऐसे जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन हम जब पढ़ते हैं या फिर हम ग्राफ्स पढ़ते हैं, उसमें भी ऐसे ग्राफ्स बना के पिरामिड बना के इन्हें से समझाया जाता है ना, तो वैसे। तो इसीलिए यहाँ पे हाइपोथेटिकल नहीं प्रोवर्बियल यूज होगा। आया समझ में, क्योंकि हाइपोथेटिकल इज समथिंग विच डजंट एग्जिस्ट। अब आ जाते हैं अगेन, अगर कोई भी डाउट फिर भी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि मैं आपको उसका आंसर दे दूं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज के लास्ट क्वेश्चन पर, दैट इज अ 2014 मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट प्रिडिक्ट्स दैट द लार्ज स्केल डैश ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू डिजिटल इंडिया पोजीशंस इंडिया विद द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी येट टू एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि प्रिडिक्ट्स दैट द लार्ज स्केल व्हाट ऑफ टेक्नोलॉजी, लार्ज स्केल एनहांसमेंट, लार्ज स्केल एंटिसिपेशन, लार्ज स्केल एडेप्टेशन या फिर लार्ज स्केल मॉनिटरिंग। देखिए एनहांसमेंट होता है किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, तो टेक्नोलॉजी जब होगी तभी इम्प्रूव करोगे ना, यानी कि पहले से ही टेक्नोलॉजिकल है, सब कुछ डिजिटल है, तभी तो आप उसको इम्प्रूव करोगे। तो यहाँ पे एनहांसमेंट तो यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हम उसको टेक्नोलॉजिकल बना रहे हैं, डिजिटल बना रहे हैं, इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंटिसिपेशन होता है जब आपको आभास हो जाता है पहले से कि कुछ होने वाला है, दैट इज एंटिसिपेशन। अब आ जाता है मॉनिटरिंग पे, लार्ज स्केल मॉनिटरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होगा, ऑफ कोर्स मॉनिटर भी तभी करोगे जब ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है। तो लार्ज स्केल एडेप्टेशन यहाँ पे इसका आंसर होगा, यानी कि हम लार्ज स्केल पर एडेप्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, तो एडेप्टेशन इसका सही आंसर होगा। एंड दीज वर ऑल द क्वेश्चंस फॉर यू गाइस। अगर आपको ये चाहिए और सारे जो जितने भी शिफ्ट में हुए हैं
क्वेश्चंस इंग्लिश के आए हैं, मैं सारे कराऊँ, सारी शिफ्ट्स के पेपर को कराऊँ, तो कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। और कोई भी डाउट हो तो या तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी। एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन। इफ़ यू डिड, इसको शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड या, दिस वाज ऑल फॉर यू टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।